1 मई का दिन है और पूरे विश्व में उसको मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आज के दौर में जिस तरह से हम स्थिति देखें मजदूरों की, वो संगठित बहुत ही कम रह गए हैं। अगर पूरे पृष्ठभूमि को देखें तो मुश्किल से 1% भी मजदूर नहीं होगा या कर्मचारी नहीं होंगे जो संगठित है उस तरह से। और जितनी भी पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी यूनियन है, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने भलाई के लिए ही मजदूरों का यूज कर रहे हैं एक तरह से। और मजदूर वो संगठित नहीं है। अभी जैसे तरह से वो सरकार कुछ भी कानून उनके खिलाफ ले आती है और वो जो एक विरोध पहले जिस तरह से होता था, करोड़ों करोड़ों लोग जो सड़कों पर उतरते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, आज वो नहीं दिखाई दे रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हमारे साथ हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। और कल 1 मई का दिन है और पूरे विश्व में उसको मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आज के दौर में जिस तरह से हम स्थिति देखें मजदूरों की, वो संगठित बहुत ही कम रह गए हैं। अगर पूरे पृष्ठभूमि को देखें तो मुश्किल से 1% भी मजदूर नहीं होगा या कर्मचारी नहीं होंगे जो संगठित है उस तरह से। और जितनी भी पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी यूनियन है, सबके अपने अपने विचार हैं। वो चाहे बीजेपी ले लो, चाहे लेफ्ट ले लो, चाहे अल्ट्रा राइट भी ले लो, अल्ट्रा लेफ्ट भी ले लो, तो सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। उस तरह से सब अपने भलाई के लिए ही मजदूरों का यूज कर रहे हैं एक तरह से। और मजदूर वो संगठित नहीं है। अभी जैसे तरह से वो सरकार कुछ भी कानून उनके खिलाफ ले आती है और वो जो एक विरोध पहले जिस तरह से होता था, करोड़ों करोड़ों लोग जो सड़कों पर उतरते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, आज वो नहीं दिखाई दे रहा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो संगठित और असंगठित का जो धारणा है, ये दो तरह की है। एक तो उत्पादन संगठित क्षेत्र में होता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे होते हैं और उधर ही उसकी कई तरह की प्रोसेसिंग होती है। वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मिसाल के तौर पर अपना जैसे मारुति उद्योग है या लिबर्टी उद्योग है या कोई दूसरे जो कारखाने हैं जहाँ हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, ये क्षेत्र संगठित है। एक होता है क्षेत्र असंगठित होना, मतलब जहाँ बिखरा हुआ श्रमिक होता है, बिखरे हुए कर्मचारी होते हैं, वो उस जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो असंगठित है। मतलब एक जगह कोई टेलर कपड़े सिलने का काम कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि ये कहाँ जाने हैं, बस उसको पीस रेट के ऊपर एक काम दे दिया जाता है और वो उस काम को कर रहा होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, फिर कोई प्रेस करने वाले हैं, फिर उसकी पैकिंग करने वाले हैं, कहाँ, वो एक सारा का सारा काम होता है। वो असंगठित क्षेत्र है। दूसरा होता है संगठित क्षेत्र का मजदूर संगठित है या असंगठित है। क्षेत्र संगठित है लेकिन उसके मजदूर संगठित हैं कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। उस संदर्भ में अगर कहें आप तो मतलब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुश्किल से 1-2% ही मजदूर संगठित क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसका महत्व बहुत है। कुल मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग है या कुल मिला के उत्पादन प्रक्रिया है जो देश की, उसके अंदर उसका बहुत अहम रोल है, थोड़ा होते हुए भी। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उसके अंदर जो सेवा शर्तें हैं वो लागू नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष करने का वो एक ही छत के नीचे नहीं है, तो उस तरीके से बिखराव में है। तो वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर भी संगठित तो हुआ है
और हमारे यहाँ अगर हरियाणा में देखने लगे तो ये जो मान लो स्कीम वर्कर हैं या भवन निर्माण है या कोई भट्ठा मजदूर है या ग्रामीण चौकीदार हैं या सफाई कर्मचारी हैं, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो संगठित हो रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी एकता स्थापित की है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हर पार्टी के अपने संगठन है और उनके लिए वो सब उनका इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं है। काफ़ी सारी ट्रेड यूनियनें कोई आज से नहीं हैं, मतलब पार्टियां बनी उससे पहले से भी बनी हुई हैं ट्रेड यूनियनें। हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन बहुत पुरानी, मतलब आज़ादी के आंदोलन से बहुत पहले से ही हैं, मतलब, और उन्होंने अपने स्वतंत्र अस्तित्व में लड़ाइयाँ लड़ते हुए मजदूरों को संगठित किया है, चेतना भी लेके आए हैं। देश की आज़ादी में भी ट्रेड यूनियन आंदोलन का हिस्सा रहा है स्वतंत्र रूप से भी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 1946 में बॉम्बे के अंदर नेवी ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, नेवी तो फौज थी बाकायदा, जहाजी बेड़ा, हड़ताल कर दी उन्होंने। उस हड़ताल को जो बड़े उस टाइम पर राष्ट्रीय पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लीग थी, वो समर्थन करने से इनकार कर गई। उन्होंने कहा अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जबकि वो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने किया था। और उस टाइम पर ट्रेड यूनियनों ने लाखों की संख्या में हड़ताल करके उनके समर्थन में सड़कों के ऊपर आए थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन उनका किया था। तो सब एक जैसे नहीं हैं। जहाँ तक उनकी फूट का सवाल है, बेशक वो अलग अलग हैं, लेकिन अभी भी जो जैसे मान लो 20 मई की हड़ताल लेबर कोड के खिलाफ होने जा रही है, उसमें जो 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं वो एक मंच के ऊपर हैं, उनकी एकता है। उसके साथ फेडरेशन है बहुत बड़ी बड़ी कर्मचारियों की, बैंकों की, बीमा की और सरकारी कर्मचारियों की, वो भी उस हड़ताल के अंदर उनके साथ शामिल है। इसी तरह मान लो किसान की अलग अलग बेशक संगठन हो, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चा बन के तो बहुत बड़ी एकता उनकी बन जाती है। और उन्होंने एक ऐतिहासिक आंदोलन जो है वो किया और जीत के भी दिखाया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अलग अलग हैं तो वो मतलब इकट्ठी नहीं हो सकती। दुनिया के अनेक देशों में ऐसे बड़े बड़े फेडरेशन बनी हुई है और ट्रेड यूनियनों की वर्ल्ड फेडरेशन भी बनी हुई है, जिसको WFTU कहते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। वो भी अपने आप में बहुत सारी ट्रेड यूनियनों का संघ है। पहले जिस तरह से ट्रेड यूनियन काम करते थे वो अपनी मांगों को मनवा भी लेती थी। हालांकि ट्रेड यूनियंस वालों पर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये जहाँ भी हड़ताल करते हैं फैक्ट्री बंद करवा देते हैं। और यहाँ हरियाणा में भी रोहतक की बात करें तो LPS जो थी उसके मालिक ने एक नई कंपनी खोल ली LPS बोसाड़ के नाम से, और जो उन्होंने उसके जो पुराने कर्मचारी थे, पुरानी फैक्ट्री के थे, उनका उन्होंने मेहनताना भी नहीं दिया। और अभी जस्ट उस पर कुछ केस भी डला था, कुछ रेड भी डली थी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या उन जो मजदूर थे उनका शायद अब तक पैसा भी नहीं मिला है उनको? जो मजदूर संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको बलपूर्वक दबाने से पहले तो एक हथकंडा ये है कि उनको बदनाम कर दो, उनका राक्षसीकरण कर दिया जाए कि इनको मिसगाइड कर रही है इनकी यूनियन है। मतलब वो एक मिनट के लिए भी ये नहीं चाहते कि उनका मजदूर जो है वो संगठित हो। और उसी का नतीजा तो मई दिवस हुआ था 1886 में, जब 8 घंटे के काम की मांग की। क्योंकि आप ये लगाइए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नियम की तरह से माना गया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे का अपने परिवार के साथ मनोरंजन या सामाजिक उसमें बिताएंगे। इस तरीके से आधुनिक जीवन की परिकल्पना की गई। लेकिन वो क्या करेंगे, जितने ज़्यादा घंटे काम के लेंगे उतना ही ज़्यादा वो मुनाफा बनाएंगे उसमें से, और मुनाफे से ही पूंजी बनती है।
तो श्रम का और पूंजी का ये जो संघर्ष है ये तभी से है जब से आप कह सकते हो कि ये प्रक्रिया शुरू हुई आधुनिक उत्पादन की। तो उसमें तो शहीद हुए और फर्जीवाड़े से मुकदमा बनाया गया। हमने भी काम किया है ट्रेड यूनियनों में। मैं हरियाणा का अध्यक्ष था सीटू का, और सिरसा से लेके और दिल्ली तक और फरीदाबाद और गुड़गांव और सोनीपत और जींद और सिरसा और हिसार और हांसी और रोहतक, कितने ही जगहों के ऊपर हमने कारखानों के मजदूरों को संगठित करने में योगदान किया और जेलों में भी गए उनके लिए लड़ते हुए। लेकिन आप ये देखेंगे कि मजदूर हड़ताल कर देता है या वो अपनी मांग मनवाने की कोशिश करता है, इस आधार पे कोई कारखाना कभी भी बंद नहीं होता। मजदूर ने अगर कभी अपना हक मांगा भी है तो वो उस कारखाने को बेहतर ढंग से वो चलाने के लिए उसने अपना हक मांगा। कभी भी उन्होंने ये कोशिश नहीं की हमने तो मिल बंदी को खुलवाने के लिए हड़तालें की हैं और संघर्ष किए हैं। जहाँ तक मांगे मनवाने का सवाल है, वो ये मैं बात आपकी सही मानता हूँ कि आजकल की जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा निष्ठुर हैं, संवेदनहीन हैं। मतलब वो कोई न्यूनतम भी कोई संगठित होके उनके सामने चला जाए ज्ञापन देने के लिए, उससे भी उनको चिढ़ है। वो लोकतंत्र को, ट्रेड यूनियन अधिकारों को बिल्कुल नहीं मांगते। वो खैरात में कुछ देने को तो तैयार हैं कि आपकी ये चीज़ इतनी मुफ्त दे देंगे वोट लेने के लिए, ये कर देंगे सिलेंडर का, वो कर देंगे। लेकिन कोई अगर अपना हक मांगता है उसको देने के लिए वो तैयार नहीं होते। ये सरकार निरंकुश है, तानाशाह सरकार है, उसी रास्ते के ऊपर चल रही है। इसीलिए उन्होंने जो भी कुछ श्रम कानून थे उनको हटा के लेबर कोड उनकी जगह के ऊपर वो 4 लेबर कोड लेके आ गए, जिसमें कोई काम के घंटे का नहीं, कभी लो कभी हटा दो किसी को भी। हाँ, इन्हीं पे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन हुआ और नॉर्थ का किसान कुछ सक्षम भी है बनिस्बत मजदूरों के। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि मजदूर तो हर रोज़ कमाता है, हर रोज़ खाता है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, सरकार कानून वापस नहीं लेती है, तो 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला था, क्या मतलब मजदूरों की तरफ से ऐसा विरोध देखने को मिलेगा? मतलब 13 महीने का जो चला था उस तरीके का तो विरोध यूं का यूं हो सकता है, किसान भी नहीं कर पाए। अब कोई भी चीज़ इस तरीके से रिपीट और पुनरावृत्ति नहीं हो सकती उसकी। लेकिन मजदूर की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उसके तरीके अलग हो सकते हैं। वो जाके वहाँ पे बैठ जाए उसी तरीके से, ये संभव नहीं है उस तरह से। लेकिन आज के दौर में मजदूर को और किसान को एकता करके अगर वो संघर्ष करेंगे तो जिन मुद्दों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो मुद्दे जिन नीतियों के अंतर्गत आते हैं, उन नीतियों को तो ज़रूर निशाने पे लेना होगा और बदलवाने की मांग उसकी उठेगी इस तरीके से। तो किसान और मजदूर की एकता ही कारपोरेट के खिलाफ एक बहुत प्रभावकारी ताकत की तरह से उभर सकती है। हमारे हरियाणा में है ना एक ये अवधारणा है कि जो किसान है वो मजदूर, क्योंकि मजदूर उसके खेत में भी काम करते हैं, और जब मजदूर उसके खेत में काम करते हैं तो वो मालिक होता है, वो मजदूर होता है। तो एक मजदूर अपने मालिक के हक के लिए उस तरह से शायद शामिल ना हुआ हो, कुछ लोग उस तरह से शामिल हो गए हैं। लेकिन एक जो पूरा विरोध होना चाहिए था, क्योंकि कृषि में जिस तरह से कानून लागू हो जाते वो, और कुछ हो भी रहे हैं छुटपुट तरीके से, दोबारा से लेके आ रहे हैं। हाँ, उन्हीं तो कानून वो, क्योंकि जो आज किसान अपने आप को जमींदार भी कहता है, किसान भी कहता है, वो खुद अपनी ज़मीन पे मजदूर हो जाएगा। लेकिन जब उसी किसान को उस मजदूर के लिए सोचना पड़ता है तो वो मालिक बन जाता है। ये फीलिंग जब तक रहेगी तब तक कैसे एकता रहेगी? यूँ तो कहीं ना कहीं मजदूर भी मजदूर का मालिक हो सकता है, ये तो ज़रूरी नहीं है। मतलब मान लो आप एक मजदूर हैं
और आप घर बना रहे हैं और आपने 4 मजदूर लगा रखे हैं, आप तो मालिक हो गए उनके, मजदूर भी तो घर मजदूरों से ही बनवाते होंगे। तो ये सवाल जो है मालिक और मजदूर के बीच के जो संबंध का है, ये चेतना से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप किसान को भी किसान कह रहे हो, वो भी जातियों में बंटा हुआ है, और मजदूर को जिसको मजदूर कह रहे हो आप, वो भी जातियों में बंटा हुआ है, या कोई धर्म के प्रभाव में है। क्योंकि जो चेतना होती है ये वर्गीय चेतना से मजदूर बनता है, और वर्गीय चेतना से ही किसान बनता है। लेकिन वर्गीय चेतना सब जगह हमेशा होती है ऐसा नहीं है, वो विकसित हो रही होती है संघर्षों में। क्योंकि जो जिसको बोलते हैं ना, चेतना शून्यता कभी नहीं होती। आप कुछ ना कुछ हैं अपने दिमाग में, आप अपनी एक पहचान लेके चल रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नागरिक की पहचान लेके चल रहे हैं, जबकि आधुनिक युग में तो व्यक्ति को नागरिक की पहचान होनी चाहिए उसकी, लेकिन उसकी बजाय संकीर्ण मतलब जो चेतना है, जिसको गैर वर्गीय चेतना कहते हैं, उससे लैस हैं लोग। मतलब इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि ये जो दिमाग है ना हमारा, ये ऐसा ही है जैसे फ़ोन हम हाथ में रखते हैं, फ़ोन में तो अपना कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा सिम डलता, उसी में है सब कुछ। तो हमारे भी इस शरीर के अंदर दिमाग में भी एक सिम है, उससे ताल्लुक़ है सारा। अब वर्ग दुश्मनों ने अपने सिम डाल रखे हैं, वो जी चाहे तब उनको जाति में मतलब ढाल देते हैं, उसको जाट गैर जाट कर देते हैं, जी चाहे जब हिंदू मुसलमान कर देते हैं। तो उस सिम के अंदर जो ऐप हैं वो बदलनी पड़ेंगी। वो काम जो है किसान और ट्रेड यूनियन संगठनों का है कि वो उनके अंदर उस तरीके की एक वर्गीय चेतना का निर्माण करें, और उसके लिए संघर्ष चलाना जरूरी है। अगर वो आर्थिक मांग के लिए लड़ा रहे हैं, उनको संघर्ष करवा रहे हैं, तो साथ साथ सामाजिक मांग के लिए भी उसको संघर्ष में जोड़ना जरूरी है। महिलाओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, दलितों के प्रति जो दृष्टिकोण है, खुद दलितों के अंदर भी जातिवाद है ना जैसे, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शॉर्टकट से जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ना इसको बाईपास करके चल सकते। ये तो लड़ाइयों के अंदर उतर के ही वास्तव में इससे रूपांतरण होता है व्यक्तित्वों का। ये कहीं भी आप दुनिया भर में देखेंगे तो जो लेखक लोग हैं वो यही चेतना तो पैदा करते हैं। मतलब मुंशी प्रेमचंद ने यही चेतना तो पैदा करी, या मंटो ने ये चेतना पैदा करी, किस तरीके से जो भी कुछ उन्होंने लिखा, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ऐसी और कई सारी फिल्में जो जागृति पैदा करने वाली हैं, वो यही काम करती हैं। बुनियादी तौर पे नाटक ये काम करते हैं। आज के दौर में एक तो पढ़ाई का जो रुझान है लोगों में बहुत कम हो गया है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि किताबें मुंशी प्रेमचंद अब सुनने में आती हैं ये चीज़ें, पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर सेकंड में कोई भी व्यक्ति, मजदूर भी ऐसे रील बदलता है, तो पढ़ने का तो कहाँ उसको सोच पाता है, तो उसकी चेतना वो कहाँ तक विकसित हो पाएगी। मतलब कि ये क्या, मतलब इसमें हम कहाँ तक काम कर पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी सवाल है आपने जो चिंता प्रकट की है। वास्तव में इसको सोचने की ज़रूरत है। आपने जो जरिए बताए हैं, ये सोशल मीडिया है या आधुनिक इंटरनेट आ गया, मतलब, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मतलब, तो मुंशी प्रेमचंद की जो किताब की आप बात कर रहे हैं, ठीक बात है कि उस तरीके की किताब की पढ़ाई कम हुई होगी। हम शहरों में देखते हैं कि हजारों लड़के लड़कियां आते हैं तैयारी करने के लिए कि कहाँ आ रहे हैं, वो बताएंगे हम लाइब्रेरी में आ रहे हैं। और वो लाइब्रेरी शहरों में सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहाँ कागज नहीं है, किताब नहीं है, बैठने की जगह है, इंटरनेट वाईफाई है, मतलब, ठीक। तो ये जो तरीके नए आए हैं, ये तरीके भी चेतना को बढ़ाते हैं। इनमें भी हैं वो कहानियाँ, मतलब
उसकी रात जो कहानी है प्रेमचंद की, वो हम बताते हैं जब आपके वीडियो के अंदर, तो वो लोग सुनते हैं वहाँ पे, बिना पढ़े उनको मालूम पड़ जाता है। तो ये बात ज़रूरी ये है कि ये जो तकनीक आई है, इसने उत्पादन के तौर तरीके बदल दिए। वो जो मैं एक छत के नीचे हजारों लोग कह रहा था, वो भी सिस्टम बदल गया। अब मजदूर को जानता नहीं कि ये कहाँ काम करता है, ये कहाँ काम करता है। तो ये जो तकनीक आई है, ये कोई पूंजीवाद की लाई हुई नहीं है। तकनीक कोई भी विकसित होती है, प्रौद्योगिकी, वो समाज विकसित करता है। समूचे समाज के सामूहिक प्रयत्नों से तकनीक विकसित होती है। ये चाहे किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया होगा, वो एक अलग बात है, उसने अपने दिमाग से में ही नहीं खोज कर दी, वो वैज्ञानिक भी सामाजिक विकास का प्रतिफल है, वो भी उसी से पैदा हुआ है। तो इस तकनीक आज इसलिए हमें दूर की बात लग रही है क्योंकि ये आज पूंजीपति के हाथ में है तकनीक। तो वो इससे शोषण के तरीके बढ़ा के और बेरोजगारी पैदा कर रहा है। लेकिन जिस समाज ने तकनीक बनाई थी, उसने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी, इसलिए थोड़ी बनाई थी कि उसको लात मार देगी तकनीक के तुम जाओ, तुम 1000 की जगह 200 मजदूर बहुत हैं। अब और कितनी जगह देखो, अपने हरियाणा में और देश में भी कच्चे कर्मचारी। एक ज़माने में हम जब पढ़ते थे, सुनते थे 5 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उसके बाद तो मतलब 3 गुना तो जनसंख्या बढ़ गई। तो कर्मचारी तो 15 लाख होने चाहिए थे, और आज कर्मचारी रह गए 2 लाख। बाकी सारे कच्चे, कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का। ये सारा लूटने का, शोषण करने का ही तो तरीका है। और ये केवल कर्मचारी का शोषण नहीं हो रहा, वो जिन जनता के लिए वो सेवा बनी हुई है, मतलब आप मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट केवल हेल्थ के कर्मचारी के लिए नहीं है, वो है तो बुनियादी तौर पे लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो अगर हेल्थ में से कर्मचारियों को हटाया जाता है तो लोगों का ही घाटा हुआ। या मान लो परिवहन है, या बिजली है, या शिक्षा है, या पानी है, या पब्लिक हेल्थ है, ये सारे जनता के लिए हैं। और कर्मचारी की जब संख्या घटती है और ये सुविधाएं जब छीनी जाती हैं या प्राइवेट हाथ में चली जाती हैं, तो ये जनता का घाटा है, अपनी तरह से उनका जीवन स्तर गिर रहा है। तो वो उनका फर्ज बनता है कि वो कर्मचारी के साथ खड़े होकर निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़े। और पक्की नौकरियां क्यों नहीं होनी चाहिए, समान काम का समान वेतन और स्थायी काम का स्थायी रोजगार, ये बात चल सकती है। आखिरी में सिर्फ एक सवाल के जनता और कर्मचारी, वो चाहे रोडवेज का कर्मचारी हो, चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, या किसी और संस्था, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, उनमें जुड़ाव नहीं है, उनमें बहुत गहराई, मतलब एक खाई हो गई है। वो किस तरह से कम हो, उसमें किसकी, क्योंकि कर्मचारी की वैसे तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो ऐसा क्या करे कि जनता उसके काम को समझे, उसके लोड को समझे कि वो 4 बंदों का या 5 बंदों का काम करने लग रहा है, उसमें वो किस तरह से प्रयत्न करे कि लोग उनके काम को समझते हुए कल को जब कोई हड़ताल करता है तो वो उसके समर्थन में आए जनता। ठीक, वो कैसे हो? जो कर्मचारी है ना, उसकी दशा ऐसी बना दी है कि वो अपनी नौकरी को बचाने को प्राथमिकता दे रहा है कि किसी तरीके से मेरी रोजी रोटी बची रह जाए। तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत भी राहत उसको मिल जाए, उसमें भी वो संतुष्ट होने को तैयार है। जैसे ये अभी HNRM नहीं था, ये रोजगार निगम वाला जो HKRN जो था मतलब जब मुख्यमंत्री ने ये असेंबली में घोषणा की कि हम उनको हटाएंगे नहीं, पक्के थोड़ी ना कर दिए, लेकिन एक बार तो उन्होंने भी यूं राहत महसूस कर ली, चलो यार कम से कम तलवार तो हटी। एक तो ये दशा उसकी ऐसी कर दी गई है कि वो किसी तरह से, दूसरा सरकार ने इस प्रकार के भी रुझान उनके अंदर पैदा किए, अब अपना काम काट लो ने, क्यों खम का दूसरा गला न्यू सब का बलाकत देना होया करता। तो एक बार तो क्लर्कों के लिए उन्होंने नहीं किया,
तो उनकी एकता भी तोड़ दी और मांग भी नहीं मानी। अभी पिछले दिनों हेल्थ वालों का ऐसे ही वो बीएमएस के साथ लेके उनका पट्टा और उन्हीं के ऊपर जो है वहाँ उन्होंने वाटर कैनन कुरुक्षेत्र के अंदर ज्ञापन तक देने में मतलब बर्दाश्त नहीं हुए वो। अगली दूसरी बात ये है कि हमारे आपको याद होगा कि रोडवेज ने निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, 18 दिन की हड़ताल की। हाँ, और उन्होंने गांव-गांव में जाके अपनी बात बताई, लोगों ने सुनी और समझी। और वो हड़ताल के दौरान मैंने देखा, हम भी थे उसमें शामिल, गांव की सैकड़ों ट्रालियां आ गई भर के और इधर बस स्टैंड से चक्कर पूरा काट के, और वो सैकड़ों ट्रालियां और उसमें आदमी औरतें बैठे हुए थे रोडवेज को बचाने के लिए। बिजली के कर्मचारी ने भी कई बार उनके सामने जाके कहा कि निजीकरण होने का क्या मतलब बनेगा, जो अब आपको कृषि के लिए और दूसरी सब्सिडी की जो बिजली मिल जाती है वो नहीं मिल पाएगी। तो इस बात को वो समझ पाते हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं और हमारे जो अध्यापक यूनियन के साथी हैं उन्होंने एडमिशन करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने गांव में जाके ये बताई है बात कि जब तक स्थायी शिक्षा नहीं होगी, अब वो कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को, सरकार कह रही है प्राइवेट स्कूलों में भेजो, फीस हम देंगे। तो इसका मतलब वो इसको बंद करना चाहते हैं। और इतनी मतलब अंधेर गर्दी वाली योजना का नाम है चिराग योजना इसमें पता अंधेरे तो न्यारा कुछ भी नहीं। उसके बाद जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो वो प्राइवेट वालों के अंदर सरकार फीस थोड़ी ना भरेगी। ये एक इस तरीके की परिस्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर भी कर्मचारी इस बात का एहसास करते हुए, ऐसी बात नहीं है, इकट्ठे हैं। अभी जो रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटाया तो हजारों की संख्या के अंदर उन्होंने मुजाहरा किया, जाके प्रदर्शन किए। इससे पहले मैं देखा कि एक बार काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपने ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर धरने जो दिए, उसमें सारे महकमों के थे। तो ये सारी तरह की बातें वहाँ चल रही हैं। कुल मिला के आहिस्ता आहिस्ता कर्मचारियों के भी आपसी संबंधों में ये चेतना आने लग रही है, और जनता जो कुल मिला के उसके लिए वो सेवा बनी हुई है, वो भी कर्मचारियों को पहले की तरह ऐसा नहीं देखती कि केवल अपनी अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए हड़ताल करते हैं। उनमें भी अब ये एहसास आने लग रहा है, जब से किसान संगठित हुए हैं, ट्रेड यूनियनों में संगठित मजदूर जुड़ने लगा है, तो ये चेतना के सूत्र इस दौरान विकसित हुए हैं, ऐसा घटित होने लग रहा है। चुनौतियां बहुत गंभीर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मतलब उतना निराशा की भी बात नहीं है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मांग उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब जनता अपनी मांग को नीति के रूप में उठाना शुरू कर देगी ना कि ये नीति बदलो, तो वो ये भी कहेगी कि ये राजनीति बदलो। तो एक मौजूदा राजनीति की जगह एक विकल्प की राजनीति जनता की तरफ से उठेगी, तो एक राजनीतिक बदलाव की तरफ चीज़ें जाएंगी। और उसके बाद फिर सरकार का खजाना और उसकी जो प्राथमिकताएं, उनके अंदर भी परिवर्तन लाना पड़ेगा और उनको जनपक्षीय बनाना पड़ेगा। ये है एक कुल मिला के, अगर हम इसको कह सकते हैं कि इस चौखटे में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका, उनका तो सारा ही भविष्य सामने है ना। देखो किस तरीके से मतलब बेड़ी और हथकड़ी लगा के और हमारे यहाँ ला के उतार दिया अमेरिका के एयरफोर्स के विमान ने। कितनी अपमान की बात है वो। मतलब क्या होता है, मजदूरी तो करने गए थे और वो कोई लूट के लाना चाहते थे वहाँ से, कुछ उन्हीं के लिए कमाई करने गए होंगे। आज हालत तो ये हो गई है युवा की, तो उसको रोजगार और नीतियों के साथ जोड़ के इस बात को खुद लड़ाई के अंदर उतरना पड़ेगा और अपना जो उसका गरिमा है और जो मान सम्मान है वो स्थापित करने की परिस्थितियाँ पैदा होनी चाहिए। ये उनका तो वो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
कुछ उभार इस तरीके के युवाओं में भी ये चेतना आ रही है, वो भी निश्चित तौर पर, वरना तो जाए कहाँ, जाए तो कितनी नशाखोरी के अंदर धकेल दिया उनको। ये भी एक ऐसा सवाल है जिसको लेके हमारे संगठनों को, हमारे ट्रेड यूनियनों को, किसान आंदोलन को, फसल और नस्ल बचाने का जो नारा उठा था उसका मतलब यही था कि फसल तो बचाएं इन नीतियों से, और नस्ल जो है वो तभी बच पाएगी जब उनके लिए रोज़गार का कोई प्रबंध होगा, और ये इस प्रकार की जो नशाखोरी जैसी बुराइयां हैं वो दूर हों। सबको मिलके इसमें एक समाज सुधार की दिशा में अभियान करने पड़ेंगे, गांव-गांव में किसानों को, मज़दूरों को, और ये फिर आपस में एक दूसरे की बात को समझते हुए जो रास्ते निकालने का सवाल है इस जटिल प्रक्रिया में, वो रास्ते भी लोगों की सामूहिक परिश्रम से ही वो रास्ते निकलेंगे। तो उनको अपने स्तर पे ये पहलकदमियाँ करनी पड़ेंगी लोगों को। तो आज देश बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है, चौतरफा है हमले, और उनको समझने के लिए और उनसे लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी तो यही है पहले तो कि अपने संगठनों को मजबूत बनाएं और उनका विस्तार करें, और फिर उनके बीच में एकता स्थापित करें। इस तरीके से एक बड़ी ताकत की तरह से लोग मतलब उभर सकते हैं और एक परिवर्तन की दिशा में बढ़ सकते हैं। ऐसा ही संदेश जो है ये मई दिवस आज के दिन देता है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, और मई दिवस के इस मौके के ऊपर मेहनतकश जो लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरी करने के लिए उनके संघर्ष मजबूत हों। इसी उम्मीद के साथ तो फैज़ अहमद फैज़ का जो एक लाइनें गाई जाती हैं कि हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये सारी दुनिया वो इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सारी दुनिया उन्हीं की है। ये आम जनता जो है, मेहनतकश जनता, उसी ने निर्माण किया है इस समाज का, क्योंकि वही सार्वजनिक उत्पादन करते हैं, उसी से समाज चलता है। तो सारी दुनिया पे उनका हक है, और वो इसलिए भी लेना ज़रूरी है कि इस संकट से और इस शोषण और इस दुर्दशा से निकालने के लिए भी उस दुनिया को लेना ज़रूरी है। ये भी उस नारे के अंदर एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मई दिवस पर लोगों को अपना विचार बताया, और किस तरह से हम भी सभी से कहना चाहेंगे कि जो भी शारीरिक और मानसिक रूप से काम करता है वो मज़दूर है, और कल 1 मई का दिन है जो सभी के लिए एक मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी अपने इस दिन को मनाएं, और आने वाली 20 मई को जो एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें किसान संगठनों ने भी साथ देने का फैसला लिया है, अपना समर्थन दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली 20 मई मज़दूरों के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित होगी, और पूरे देश में एक अलग तरह की हड़ताल देखने को मिलेगी, जिससे सरकारों को ये पता चले कि मज़दूर अब जागने लगा है, वो समझने लगा है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने लगा है। इसी बात के साथ धन्यवाद। नमस्कार।